Hey guys, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज़ आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है बेटा? आई होप सो आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं बेटा? आज की इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक होता है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करने वाले। पहले टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। तो आपको काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप सेशन को, आपको मजे आएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान से देखिएगा, हमारा एक बैच 11 सितंबर 2024 को शुरू हुआ था और उसके लिए आप अगर ये विनोद 30 कोड यूज कर सकते हो तो आपको सीधा 30% ऑफ मिलता है बेटा। राइट बच्चा पार्टी? तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूं। जैसे कि एक वेव है बेटा, ध्यान से देखना। एक वेव है और वो वेव एक और वेव के ऊपर सुपरपोज कर रहा है। वो वेव एक और वेव के ऊपर सुपरपोज कर रहा है बेटा। तो इस वाली वेव में अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट y1 है और यहां पर अगर y2 है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट वेव बन रही है बेटा, उसमें डिस्प्लेसमेंट एड ऑन हो गया। राइट? चाहे तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट लाई कर रही है, चाहे ट्रफ के, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। चाहे तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट लाई कर रही है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर रही है। आप मेरे हिसाब से देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। मगर अगर मैं ये बोल देता हूं कि एक वेव है जहां पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट लाई करेगा बेटा, तो रिजल्टेंट वेव कैसा बनेगा? उसका एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी भी माइनस हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, मैं ये आपको करवाने जा रहा हूं। राइट? क्रस्ट ट्रफ ऐसे करके। तो इसके लिए टॉपिक लिखा जाता है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। क्योंकि आज हम एक हिसाब से इंटरफेरेंस के अंदर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, है ना? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। हाँ जी। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स में क्या बोलता है कि जब एक ही मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करती है, ठीक है ना, तो उनका एम्पलीट्यूड जो होता है ना, मतलब जो उनका, सॉरी, जो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बाकी सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का सम होता है। क्या बोलता है कि सर, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स traveling through a medium superposed on each other, the resultant displacement at any point at a given instant is equal to the vector sum of the displacements
due to the individual waves at that point, due to the individual waves at that point. Due to the individual waves at that point. यानी कि आप कह सकते हो कि y is going to be y1 plus y2 plus dash 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 plus yn. बात समझ में आ रही है मेरी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है मेरा, मैं जो भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? यस और नॉट? आपने बोला हाँ सर ऐसा ही होता है। इसीलिए ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने लिखवाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस में काम आएगा। क्या होता है सर इंटरफेरेंस? मेजर हिस्सा है इंटरफेरेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, पार्ट्स आएंगे इसके, मगर मजे आते हैं। इंटरफेरेंस क्या बोलता है कि यार जब एक ही मीडियम में दो वेव्स आपस में ट्रैवल करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम डायरेक्शन में, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ, तो आपने देखा क्रस्ट के ऊपर जब क्रस्ट लाई कर रहा था तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही थी, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ लाई करते ही इंटेंसिटी मिनिमम हो रही थी। तो ये जो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, कभी तो मैक्सिमम तो कभी तो मिनिमम, इसको बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस। लिखवा देता हूं, फिर पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है सर, when two light waves of the same frequency, when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction superpose each other the intensity in the region gets redistributed. Becoming maximum at some points and minimum at others बेटा। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है बेटा उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटेंसिटी जहां पर मैक्सिमम हो रही है ना बेटा, उसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है ना, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है तो उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है आपको? क्या यहां तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है? तो मैंने क्या बोला कि दो वेव्स विद सम फेज डिफरेंस, समझाने का पर्पस ये है बेटा। यहां तक अगर आपने लिख लिया हो मेरे हिसाब से नोट कर लेना, बस जब तक मैं पानी भी पी लेता हूं, है ना, इसी बहाने आपको थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा नोट करने का। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चा। राइट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको
अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि जैसे देखो, एक वेव है बेटा, ट्रैवल कर रही है। जैसे एक वेव है, कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, और वहीं पर अगर मैं दूसरे वेव की बात करता हूं बेटा, तो यहां पर अगर आप गौर से देखते हो, यहां पर अगर आप गौर से देखते हो बेटा, तो ये एक दूसरा वेव भी है। जरूरी नहीं है ना कि दोनों वेव्स के बीच में, देखो यहां पर फेस डिफरेंस कितना है बेटा, यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, 0, और फेस डिफरेंस भी 0 है, माने दोनों ही एक टाइम पे मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वेव यहां से चले आगे से, और दूसरी वेव थोड़ी सी इधर से चले, हो सकता है ना, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वेव थोड़ी सी आगे से चले और दूसरी वेव, मतलब एक वेव वहां से जा रही है और दूसरी वेव यहां से। तो इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो यहां पर कुछ लैम्डा का पाथ डिफरेंस है बेटा, या यू कह दो फेस डिफरेंस, आप 0 कह रहे थे तो यहां पर 360 डिग्री का। अब इस केस में जो फेस डिफरेंस है बेटा, अब इस केस में जो फेस डिफरेंस आ रहा है मेरा, दैट इज बेसिकली 2 पाई, और पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। तो ये बस कांस्टेंट होना चाहिए, ये बस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। यही चीज मुझे अब एक्सप्रेशन इसका करना है कि भाई इंटेंसिटी क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे आएगा, ये सब चीजें मुझे यहां पर करवानी है आपको, ये सब चीजें मुझे यहां पर बतानी है आपको, मजे आएंगे आपको। यस बच्चा पार्टी, आ रही है मेरी बात समझ, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बेटा? सो आई विल से, ध्यान से देखना, आई विल से, ध्यान से देखना, एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, पहले तो हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे फिर इंटेंसिटी की, है ना। एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव, या थोड़ा 11वीं क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है मगर ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव बेटा, ध्यान से देखो, मान लेते एक वेव y1 जो कहता है कि उसका एक्सप्रेशन है a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव इसके साथ कुछ 5 फेज डिफरेंस पे है, सो y2 इज गोइंग टू बी a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बेटा। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। तो नेट जो मैग्नेट्यूडिकली अगर देख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तो ऐड हो जाएगा y1 प्लस y2, और आई कैन सेट इज लाइक a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 बेटा। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसमें, इसमें कोई इशू वाली बात तो है नहीं, मैंने कहा नहीं। तो अगर ऐसा है कि y आपका a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना बेटा, तो यहां से अब आप क्या करेंगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये साइन a प्लस बी है, बिकॉज साइन a प्लस बी इज बेसिकली साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो आई विल से दैट दिस इज लाइक प्लस साइन ऑफ प्लस a2, सॉरी पहले a2 लगेगा, प्लस a2 साइन ओमेगा टी cos phi प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन phi प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन phi। तो यहां से मुझे मिलेगा बेटा, यहां से मुझे मिलेगा बच्चे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, अब ये साइन ओमेगा टी cos phi, तो एक काम करते, पहले दोनों टर्म्स में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ही ले लेते, तो a1 प्लस ये बन जाएगा a2 cos phi, और ब्रैकेट में इट इज लाइक साइन ओमेगा टी, ये भी ठीक है यार, प्लस बेटा
A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक मेरे को y मिल रहा है, सही है यार, मगर मुझे पहले रिजल्टेंट वेव का y मिल जाए, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड देखेंगे। तो अब ये वाला जो टर्म है ना, ये और ये वाला टर्म, तो मैं कह रहा हूं लेट A1 प्लस A2 cos phi is A cos theta and A2 sin phi is A sin theta, is A sin theta. I hope this is very very clear to you. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये y मेरा बन जाएगा बेटा A cos theta sin ओमेगा टी प्लस A sin theta cos ओमेगा टी, या फिर y बन जाएगा मेरा A, इधर से साइन A cos B प्लस cos A sin B, तो सीधा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये तो मेरा रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मेरी नई वेव बनी होगी ना रिजल्टेंट वाली, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। मगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब ही नहीं है ना भाई, मुझे तो एम्पलीट्यूड चाहिए भैया, मुझे तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी से मतलब है, मुझे तो वो चीज देनी है, बस दे रहा हूं। पहले यहां तक आप लोग लिख लो अच्छे से, है ना। यहां तक तो हो ही गया, आगे बढ़ते। देख लूंगा बेटा, आज देख लूंगा पक्का, आज देख लूंगा, डोंट वरी। सो यहां तक तो समझ में आ ही गया पूरा रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। सो आई विल से दैट एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड, मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं बेटा कि एक वेव है जिसको मैंने बोला A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और दूसरी वेव है उसके और इसके बीच में कुछ फाई का फेज डिफरेंस है, सही बोल रहा हूं, उसके और इसके बीच में कुछ फाई का फेज डिफरेंस है बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मैंने कहा यार रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, बड़ा ऑब्वियस ही बात है। सो y इज गोइंग टू बी A1 साइन ओमेगा टी प्लस बेटा A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बेटा, सही है। अब ये तो आपका साइन ऑफ A प्लस बी है बेटा, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। तो y को मैं लिख सकता हूं बेटा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो आई विल से दैट y जो मेरा मिल रहा है, देखो A1 साइन ओमेगा टी प्लस, इनफैक्ट एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहां से साइन ओमेगा टी, तो आई विल से दैट दिस इज A1 प्लस A2 कॉस फाई, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, है ना। राइट बच्चा पार्टी, राइट बच्चा पार्टी, प्लस 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 A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये आपका y बराबर, ये क्या है, इसको मैं A cos थीटा लिख ले रहा हूं साइन ओमेगा टी, यहां पर लिख दे रहा हूं लेट A1 प्लस A2 cos फाई विच इज इक्वल्स टू A cos थीटा, और A2 साइन फाई को A साइन थीटा लिख दे रहा हूं प्लस A साइन थीटा
कॉस ओमेगा टी। तो y मिल गया मेरा a, अब ये साइन ए कॉस बी, तो साइन ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। मेरे हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको बच्चे? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब मैंने दो बार करा दिया वैसे, ये है ना, दो बार करा दिया, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही तो हो गया। ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। अब असली एक्सप्रेशन पे आते, तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव को आपने a कॉस थीटा लिखा और a2 साइन फाइव को आपने a साइन थीटा लिखा। तो मैं कहूंगा बेटा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर बेटा प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। खोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बेटा b स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट, कॉमन लेते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर ब्रैकेट में इट इज लाइक कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इट इज a स्क्वायर ब्रैकेट में इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या फिर मैंने बोला a स्क्वायर आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव के बराबर है, या फिर a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको यहां पर? क्या मेरी बात समझ में आती है आपको यहां पर? क्या यहां तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे आपको? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चे आपको? तो ये एम्पलीट्यूड है, मगर मुझे इंटेंसिटी भी तो चाहिए, मगर मुझे इंटेंसिटी भी तो चाहिए। है ना बेटा, मुझे इंटेंसिटी भी तो चाहिए, कोई बात नहीं। अब जब हम यहां तक कर लेते हैं तो अब इंटेंसिटी के लिए देखो 11th क्लास में हमें ये बोला जाता था, अब यहां पर पहले मैं लिख देता हूं एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के लिए ना हमें क्या बोला जाता था बेटा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हाँ कि ना? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी? तो इसका मतलब I बराबर के ए स्क्वायर बनता है, इसका मतलब I बराबर के ए स्क्वायर बनता है। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा दैट ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, I will say multiply both sides by k, दोनों साइड्स को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k a स्क्वायर हो जाएगा बेटा k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos phi। ये भी सही है। क्वेश्चंस करेंगे मगर पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद ही क्वेश्चंस करने में मजे आएंगे। तो ये के ए वन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी आई,
तो ये तो आई हो गया, और ये I1 हो गया, और ये I2 हो गया। अब इसका समझ में नहीं आ रहा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2√k A1 इंटू √k A2 इंटू cos phi। तो I इज गोइंग टू बी I1 प्लस I2 प्लस, अब ये तो √I1 हो गया, ये वाला √I2 हो गया इंटू cos phi, और आई कैन से दैट I इज गोइंग टू बी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, है ना। ये है मेरा इंटेंसिटी, ये है मेरा इंटेंसिटी, ये है मेरा इंटेंसिटी, एंड आई गेस वी आर डन विद दिस। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया बच्चे, ये है मेरा इंटेंसिटी। शायद से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अब जब ये इंटेंसिटी वाला पार्ट हो गया ना, तो कहीं पर तो हमसे मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल सकता है, कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी बोल सकता है, कहीं पर तो वो हमसे मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल सकता है और कहीं पर वो हमसे मिनिमम इंटेंसिटी बोल सकता है। ठीक है, चलते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर वो बोल देता है कि आई मैक्स, तो क्या आई मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स के स्क्वायर के बराबर होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है मेरे बच्चे, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो सकता है। बात तो सही है सर आपकी, तो ये पहला हिस्सा हो गया। अगर वो आई मिनिमम की बात कर रहा है तो वो ए मिनिमम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बेटा। और अगर वो मुझसे आई मैक्स बटे आई मिनिमम की बात कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आई मैक्स बाय आई मिनिमा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय A2, तो दिस इज लाइक A1 बाय A2 प्लस A2 बाय A2 अपॉन A1 बाय A2 माइनस A2 बाय A2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। सो दिस इज लाइक, अब ये जो A1 बाई A2 है ना, इसको मैं R बोल दे रहा हूं, राइट। तो ये बन जाएगा R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो आई विल से दैट, I max is equals to I max upon I minimum is equals to R plus 1 upon R minus 1 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, नीट जेई तक में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए भी गए हैं। अगर यहां तक समझ आ जाए ना, तो फिर हम प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके बिहाफ पे, फिर हम इसके बिहाफ पे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा। जैसे कि कैसे क्वेश्चंस, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस, चलते क्वेश्चंस की तरफ, फिर चलते क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो आई गेस ये समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, और बिल्कुल पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक कह रहा, सर I1 अपॉन I2 जो है वो 25:16 है, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम बता दीजिए। I मैक्स अपॉन I मिनिमम बता दीजिए। अगर I1 बाई I2 25/16 है, 2 मिनट का समय दूंगा, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम बता दीजिए, कैसे करेंगे। अगर मेरा I1 बाई I2 25/16 होगा, तो I मैक्स बाई I मिनिमम क्या होगा, पहले आपको खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए बेटा।
पहले आपको खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हाँ, इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I1 बाई I2 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब A1 बाई A2 का होल स्क्वायर जो होगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर जो होगा बेटा वो आपका 25 बाई 16 होगा। सो आई कैन से दैट A1 बाई A2 इज 5 बाई 4। सो आई कैन से दैट A1 बाई A2 इज 5 बाई 4 बेटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A1 बाई A2 कितना होगा, 5 बाई 4 होगा बेटा। A1 बाई A2 कितना होगा, 5 बाई 4। अब हमें तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम मांग रहा है वो मुझसे, तो वो आई मैक्स बाई आई मिनिमम मांग रहा है। तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। यही तो आर है। तो 5 बाई 4 प्लस वन अपॉन 5 बाई 4 माइनस वन का होल स्क्वायर। और आई कैन से दैट आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज इक्वल्स टू बेटा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल्स टू, सो 5 बाई 4 मतलब 9 बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। 4 से 4 कटेगा तो ये 81:1 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 81:1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81:1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81:1। एंड आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो 81:1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछेगा वो हमसे, क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछेगा वो हमसे, है ना बेटा। अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं, यहां तक नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सर, कह रहा है सर if one of the two identical slits producing interference, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो स्लिट्स पे लाइट फेंकी जाती है, प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन YDSC is covered with glass so as so that the light intensity passing through it is reduced to 50%. Find the ratio of the maximum and minimum intensity of the fringe in the interference pattern. क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर दो आइडेंटिकल स्लिट्स में से एक को मैंने ग्लास के साथ कवर कर दिया so that the light intensity passing through it is reduced to 50%. Find the ratio of the maximum and minimum intensity of the fringe in the interference pattern. I max upon I minimum अभी भी पूछ रहा है आपसे, I maximum upon I minimum अभी भी हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, कैसे करेंगे हम I max upon I minimum।
हाँ जी बच्चे, ठीक है बेटा। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई साहब बढ़ते हैं आगे बेटा, इसको सॉल्व करने की तरफ। कह रहे एक का इंटेंसिटी 50% हो गया, अगर एक का इंटेंसिटी मेरा 50% हो गया तो इसका मतलब I2 जो है वो I1/2 हो जाएगा, या फिर I1/I2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो R तो A1/A2 होता है या फिर रूट ऑफ I1/I2 होता है, जिसका मतलब R मेरा √2 हो जाएगा। तो इसका मतलब I max/I minimum क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज लाइक R+1/R-1 का होल स्क्वायर, यानी √2+1 अपॉन √2-1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करना वो आपकी मर्जी है, मगर मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट आंसर इज। क्या मेरी बात समझ में आती है यहाँ पर? मेरे हिसाब से यही आंसर है। एंड आई गेस अभी मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए, आगे जब मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ाऊंगा ना, थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ सब चीज उसके साथ जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मतलब उसमें और ज्यादा मजे आएंगे। अब इसको भाई एक बार अच्छे से घर पे रिवाइज कर लेना, है ना, अच्छे से पढ़ लेना इसको। बाकी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आज के लिए हमें इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप कर देना चाहिए बेटा। मैं आपसे मुलाकात करता हूं बेटा आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। उसके साथ साथ यार आप सबको पता है हमारे ऐप्स के बारे में, एम्बाइब VLE ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप, इनको जरूर डाउनलोड करें। और टेलीग्राम चैनल विच इज अचीव क्लास 11th एंड 12th और व्हाट्सएप ग्रुप, इनको जरूर ज्वाइन करें। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। ऑल दी वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे। बाय गाइस, बाय और एंड यस, जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय बच्चों। Keep imbibing. We believe in you.